हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल ऑनर्स सेकेंड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स में से 2 मेन कोर सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है और जो आगे कंटिन्यू होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की होगी। और मैं आप लोगों को अगेन याद दिला दूं कि पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों की क्लासेस कंप्लीट करने के साथ हमने इनकी क्वेश्चन सीरीज भी कर ली हैं। सो आप लोगों ने अगर अटेंड नहीं करी हैं तो उसका आप लोग जाके चैनल पे देखिए और आपको उसकी क्वेश्चन सीरीज अटेंड करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर मार्च में स्टार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन आने कैसे हैं और आंसर लिखना कैसे है। ये मैंने आपको उसमें बता रखा है कि आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। सो आज की क्लास जो है हमारी, मैं आपको अगेन एक बार यूनिट दिखा देती हूँ। रियलिज्म हमारा कंप्लीट है, लिबरलिज्म कंप्लीट है, मार्क्सिस्ट भी कंप्लीट है। आज की क्लास हमारी नारीवाद परिप्रेक्ष्य फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव पर होगी और फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव पूरा होने के बाद आपकी सेकंड यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम थर्ड यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव पे। नारीवाद, फेमिनिज्म। देखो, नारीवाद सुनते ही आपके दिमाग में नारियों के लिए आवाज़ उठाने की बारे में ध्यान आता है। आप यही सोचते हो कि फेमिनिज्म जो थे, नारीवादी जो थे, उनका मेन काम जो था वो यही था, नारियों को उनका हक अदा करना, उनका हक दिलाना। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया कि नारीवादी या नारी अधिकारवादी जो होते हैं उनको एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बेस पर उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, आप ये वैसे आगे चैप्टर में पढ़ोगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नारीवाद का जो ये मुद्दा उठाया गया था, ये पहले इंटरनेशनल नहीं था। ये बिल्कुल भी इंटरनेशनल नहीं था, ये आपस में ही चलता था। एक इंटरनेशनल लॉ में या UN में सब चीज़ को नहीं देखा जाता था। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि नारीवाद जो है, फेमिनिज्म जो है, उसको एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी का वर्ड देना या उसमें सम्मिलित करना बहुत ज़्यादा कठिन बात है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक विचारधारात्मक आंदोलन, जो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, वो है जिसके साथ जुड़े विचारों को स्वतंत्रता या समानता या न्याय के सामान्य सिद्धांतों के अंग के रूप में पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी के बेस पे नहीं देखा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, जो विचार में एक आंदोलन चलता है, ये वो है। और इसको जो एक तरीके से स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की मांग करते हैं, इससे ज़्यादा इसको इस सिद्धांतों में पहचाना जा सकता है, अदरवाइज वैसे नहीं देखा जा सकता। ये एक प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, एक प्रोसेसेबल, मतलब उसमें प्रोसेस चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें प्रोसेस चले जा रहा है। कभी कोई फिलोसफर आता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी नारी के साथ कुछ और हो जाता है, कभी कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें जो थी, इनकी बात मैं आपसे कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये उस टाइम से ही चलती थी। देखिए, मैं आपको अगर ब्रिटिश का टाइम बताऊं तो ब्रिटिश के टाइम पे आपने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में पढ़ा था कि वहाँ पे लेडीज़ जेंट्स दोनों काम करते थे फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे जो नारीवादी थे वो ये बोलते थे कि जब औरतें काम करती थी 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में औरतों के साथ ये सब होना क्यों शुरू हुआ था। तो इनका मेन मुद्दा यही था, इस चीज़ को ख़त्म करने का था। नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्य उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, सदियों से चले आ रहे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान में मुक्ति दिलाना है। साफ बात यहाँ बोली जाए तो पुरुष प्रधान समाज से आप ये समझ रहे हो पुरुषों की पावर, उनको पावर में दिखाना कि बाहर का काम पुरुष करेगा, पावरफुल पुरुष है, पुरुष सब कुछ कर सकता है, पुरुष औरत को मार सकता है, उसको उंगली पे नचा सकता है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ में यूज़ करी जाती हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो इन लोगों का जो मेन मकसद है, इनका जो पर्पस है, इनका जो गोल है, वो पुरुष प्रधान समाज में से महिलाओं को मुक्ति दिलाना है, कि इस चीज़ से मुक्ति दिलाई जा सके, ठीक है। उसके साथ है नारीवाद के प्रमुख रूप। अब नारीवाद के प्रमुख रूप से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 2 तरीके की लहरें उठी थी, जिसमें
एक एक लहर में तो मतलब 19वीं शताब्दी में वो शुरू हुई थी, और इसमें ये था कि महिला राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय नहीं थी। शायद ये कहना मतलब ज़रूरी हो गया था उस वक्त के लिए कि इससे पहले इतिहास में हमें महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के विषय में कोई खास जानकारी प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होती है। और दूसरा जो लहर थी वो 1960 के बाद आने वाले सालों में स्टार्ट हुई थी, और इस दौरान महिलाओं को जो उनके समर्पित एक नए समूह बन गए थे उनके, और उन्होंने 1950 से 60 के दशक में एक महिलाओं का जो व्यावसायिक और शैक्षिक विकल्प था उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ा दिया था। लेकिन इसी के समानांतर काम के जो क्षेत्र था महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा भेदभाव व्यवहार मतलब दिखा रहा था कि भेदभाव हो रहा है उन सब के साथ। तो जो प्रमुख रूप थे, सबसे पहला था उदारवादी नारीवाद। लिबरल फेमिनिस्ट जो थे वो बोलते थे, देखो उदारवादी नारीवाद जो थे ये दार्शनिक परंपरा के अनुकरण करते थे, और उदारवादी की जो बुनियाद थी वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के विचार पर रहती थी कि महिलाओं को भी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए तो चाहिए। वो इनका ये मानना था कि उदारवादी नारीवादियों ने एक ऐसे बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल दिया था जिससे महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता के अवसर उनको प्राप्त हो सके, उनको इक्वालिटी और उनको फ्रीडम मिल सके। जैसे पुरुषों पर महिलाओं के कानून हो सके, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उनको मिल सके, पावर मिल सके, आर्थिक पावर, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति इस बेस पे कि उस मतलब ये बोल दिया जाता था कि सारा काम तो पुरुष करता है, महिला के हाथ में पैसे नहीं देना, कुछ नहीं करना, उसने घर के सामान के लिए पुरुष को बता दिया, वो जाकर ले आया। उस टाइम में ये होता था क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा बंदी बनाकर रखा जाने लगा था। आपने अभी देखा ना, मैंने आपको ऊपर बताया 1950 से 60 के दशक की बात हो रही है, जबकि स्टार्टिंग में और आगे के सालों में फिलोसफर्स ने ये बात बोली है कि ब्रिटिश के टाइम पर औरतें और आदमी साथ काम करते थे, तो आने वाले सालों में 19वीं-20वीं शताब्दी में महिलाओं के साथ भेदभाव होने क्यों शुरू हो गए थे। तो उदारवादी नारीवाद जो है उनका एक सर्वाधिक जो विकास था वो अमेरिका में हुआ था, और मैरी नाम की एक फिलोसफर थी, उनके बाद उनकी महिला मताधिकार आंदोलनकारियों ने पहली लहर के ज़माने में स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय की बराबरी के लिए उदारवादी शब्दावली का प्रयोग किया था। इन्होंने पहली लहर को लेकर आगे चलाया था। मैरी नाम की जो फिलोसफर थी वो उदारवादी नारीवाद थी। अब आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर याद करो, फर्स्ट ईयर में आपने नारीवाद जब पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट में, उसमें आपको मैरी जो फिलोसफर हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। इनकी बुक के बारे में, इनके बारे में इसमें इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आप उस टाइम वो पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके साथ साथ ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स, नारी अधिकारों के औचित्य के अंतर्गत मैरी ने एक सर्वमान्य उदारवादी मूल्य और तर्क शैली जो एक उनके आधार पर स्त्रियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। मैंने आपको बुक का नाम यहाँ बता दिया है, फिर भी आप लिखो नहीं लिखो वो आपकी मर्जी है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ चुके हो। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स, ठीक है, ये लिखी थी मैरी ने ही। इन्होंने इनके जो महिलाओं के अधिकार थे उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की थी। अब बात आती है मार्क्सवादी नारीवाद की। जो मार्क्सवादी नारीवाद है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मार्क्सवादी नारीवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम के टाइम पर उभरा था। दूसरी लहर जब आई थी, दूसरी लहर में मैंने आपको बताया 1950 से 60 का टाइम था, उस टाइम में इसका उदय हुआ था। और ये महिलाएं एक समाजवादी थी, समाजवादी या मार्क्सवादी एक ही बात है, ठीक है। इन्होंने समाजवाद का आशय उच्च विचारात्मक परंपरा से था जिसमें एक काल्पनिक समाजवाद को लेकर मार्क्सवाद तक सब कुछ सम्मिलित था। ये बहुत बहुत लंबे समय से निजी संपत्ति पर हमला बोल रही थी और समाज को समझने के लिए उत्पादन प्रणाली या फिर वर्ग या फिर उस और अतिरिक्त जो मूल्य हैं जैसे शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। उसके साथ साथ जो समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादी को मानना था कि पूंजीवाद और प्रत्यसत्तात्मक एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। भले ही पुरुष वर्चस्व के रूप में प्रत्यसत्तात्मक का उदय पूंजीवाद से काफ़ी पहले हो गया था। पूर्व पूंजीवादी जो समाज थे उसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते थे। यहाँ पर इन्होंने बात करी है 17वीं 18वीं शताब्दी की कि उस टाइम पे औरत और आदमी दोनों साथ काम करते थे। ये आपको प्रूफ दिया गया है, आपकी बुक्स में फ़ोटोज़ होती थी। हिस्ट्री की और पॉलिटिकल की बुक की बात कर रही हूँ, 12th क्लास 11th क्लास में आपने बहुत देखा था कि इस जगह की इस फैक्ट्री में औरत और पुरुष एक साथ काम करते हुए या एक साथ गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी चला रही हैं औरतें। ये सारी चीज़ें उस टाइम में बहुत आम थी। उसके साथ साथ औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में स्त्री और पुरुष दोनों कारखानों में काम करते थे।
थे। जैसे जैसे औद्योगिकरण तीव्र होता गया, महिला इस प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर होती गई। इसलिए इन लोगों ने, मार्क्सवादी नारीवादियों का ये कहना था कि महिलाओं को भी उनका हक देना चाहिए और उनको पैसे से उनको इक्वल रखना चाहिए, क्योंकि मार्क्सवादी का मेन मकसद पूंजीवाद होता था। और पूंजीवाद से आप समझ रहे हैं कि पूंजीवाद है क्या, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अब दूसरी बात आती है उग्र नारीवादी, रेडिकल फेमिनिस्ट जो होते हैं, ये भी 1960 के दशक की जो दूसरी लहर थी उस टाइम के हैं। और इन्होंने एक आंशिक रूप में लिंगवाद के विरुद्ध अपने अमेरिका और ब्रिटेन में उग्र नारीवादियों का उदय हुआ था। लैंगिक जो श्रेणी थी, लिंगवाद था, इस सब पे इन्होंने सब आगे मुद्दा बढ़ाया था कि लोग बोलते थे महिला कम है पुरुष ज़्यादा है, तो ये बोलते थे कि महिला किस बेस पे कम है, क्या उसमें ऐसी क्या कमी है जो आप लोग उसको कम बोलते हो। अब आप लोग यहाँ पर एक बात नोट करो, उदारवादी हो, मार्क्सवादी हो या उग्रवादी हो, ये सारे पश्चिमी एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक अमेरिका से, ठीक है। और आप इनके ईयर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, 1960 से 50 के दशक की यहाँ बात हो रही है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ जो उग्र नारीवादी हैं वो समय समय पर बहुत सारे मौलिक जो लेखन हैं वो भी करते थे, और साथ में ये किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के अनुयायी बिल्कुल भी नहीं थे। पश्चिम में जर्मन स्तर से जुड़े जो आंदोलन थे ये उसका हिस्सा बने रहते थे, और साथ में एक महिला संस्कृति का भाग थे जो संगीत, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब नारी विकल्प देने के लिए एक बहुत ज़्यादा कोशिशें करते थे। मतलब इनका ये रहता था कि नारी को हर चीज़ में आगे बढ़ाओ, एनजीओ में काम करने दो, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, उसको जो मर्जी उसको वो बनने दो, उसको रोक टोक मत करो। उसके साथ साथ रेडिकल जो नारीवादी हैं, उग्र नारीवादी, उनके उदय में 3 रचना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, द सेकंड सेक्स, और दूसरी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, तीसरी है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द कास्ट ऑफ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिसे कैट मिलेट नाम के फिलोसफर ने लिखा है, और इन्होंने 1971 में इसको लिखा था। और इसमें इन्होंने स्त्री पुरुष के जो परस्पर संबंध होते हैं, उसकी पावर्स होती हैं, उसका प्रयोग करके एक उदाहरण दिया था। उन्होंने ये बोला था कि अगर वो बाहर का काम करता है तो वो घर के काम करती है, वो दोनों इक्वल हैं। वो बाहर के लिए बाहर जाकर घर संभालता है, वो घर रहकर घर संभालती है, वो दोनों इक्वल हैं। तो क्यों ना एक बार अपोजिट किया जाए और पुरुष को घर में और औरत को बाहर रखा जाए। तो ये देखा गया था उस टाइम पे कि पुरुष जो था वो घर नहीं संभाल पाया, औरत ने बाहर का भी संभाला और घर का भी संभाला। तो उस बेस पर यहाँ इन्होंने ये बोला था कि औरतें जो होती हैं, लेडीज, स्त्रियां जो हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा मानी जाती हैं। लेकिन ये लोग फिर भी, जो उग्रवादी नारीवादी हैं, ये लोग फिर भी पुरुष और स्त्रियों को समान ही मानते थे। उसके बाद आपकी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नारीवाद की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद का कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको एक इंटरनेशनल बेस पर नहीं देखा जा सकता था। अब इसमें क्या था, देखो उस टाइम पे बहुत सारी, जब ये औद्योगिकरण हो चुका था, उसके बाद इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी थी। सती प्रथा, विधवा विवाह की, मतलब जैसे कि सारा विधवा हो गई है, उसको विवाह करने की अनुमति नहीं है, फैमिली के साथ नहीं रह सकती है, जो उसके घर में मायके वाले होते हैं, उसके अपने घर वाले, ससुराल से तो उसको निकाल ही दिया जाता था। दूसरी जगह उसको ऐसी जगह रखा जाता था जहाँ उससे कोई नहीं मिलता था, और उसको बहुत दूर इलाके से रखा जाता था। सती प्रथा में भी यही था। दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था, दहेज मांगना ये सब आम चीज़ हो गई थी। अब भी है, अब भी बहुत है, लेकिन लोगों की गलती है, वो कदम नहीं उठाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप खुद सोचो कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरी शादी हो रही है, मुझसे सामने वाला मुझसे दहेज मांग रहा है, खुद मांग रहा है, वो कह रहे हैं मुझे 5 लाख रुपए दो, गाड़ी दो, और शादी इतनी अच्छी करो, खाना इतना अच्छा रखो। तो उससे आपकी मेंटेलिटी ये बननी चाहिए कि अगर वो शादी से पहले मांग रहा है तो शादी के बाद क्यों नहीं मांगेगा। तो फिर उस टाइम पे लोग ये नहीं देखते थे, लड़का जितना मांगता था लड़की वाले भरते थे उसको पैसा, और वो फिर एंड में जाकर उस लड़की को मार देते थे, या वो पैसा नहीं दे पाती थी उसकी फैमिली, तो उसके साथ बुरा सलूक करते थे। उसके साथ साथ पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा में मतलब जैसे कि इस टाइम में ये बताया गया था, पर्दा प्रथा में रहकर भी जो अरब कंट्रीज़ में या फिर जगह जगह पर जो लड़ाइयाँ होती थी, उसमें ये देखा गया कि औरतों ने पर्दे में रहकर लड़ाई करी थी। उसमें बुक्स में ये लिखा गया, इन लोगों के नारीवादियों ने बुक्स में ये लिखा कि औरतों को तुम कम समझ रहे हो, लेकिन वो पर्दे में रहकर भी गोलियाँ चला रही हैं, लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही हैं, तुम फिर भी औरतों को कम बोल रहे हो। मतलब वो एक तरीके से हर तरीके से ना अपने एक
एग्जाम्पल रखने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने इसलिए वो अरब का और इधर सीरिया का इधर का सबका एग्जाम्पल दिया था कि वो औरतें बिल्कुल पर्दा करके पूरा ढक कर अपने आप को गोलियां चलाती थी, लड़ती थी, और तुम उनको कम बोल रहे हो। तो नारीवाद वैश्विक आंदोलन की धारा का अनुसरण करते हुए सिंथिया एलोई ने कहा कि उन्होंने कहने की हिम्मत रखी कि जो निजी है वह राजनीतिक भी है। ठीक है, ये बात क्यों बोली गई? क्योंकि तब इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर इसको देखा गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद को रखा गया कि जब इन्होंने सिंथिया एलोई ने ये बात बोली कि जितना ही ये निजी है उतना राजनीतिक भी है। सती प्रथा को अब आप खुद देखो, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ कि अगर दो जगह पर वॉर बढ़ जाती है तो वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, चाहे वो आपस में स्टेट्स में हो रही हो या दो देशों में हो रही हो, तो वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। उसको एक इंटरनेशनल स्तर पर ही रोका जा सकता है, वरना इंडिया में अगर मान लो गुजरात और मध्य प्रदेश में लड़ाई हो रही है, उसको इंडिया की कोई स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाती है और उसको इंटरनेशनल जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, वो रोकते हैं। वैसे ही पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई बढ़ जाती है तो उसको यूएन रोकती है। तो सेम यहाँ पर ये वाली बात बताई गई कि जब सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन ने नारीवाद में हस्तक्षेप दिया और इस चीज़ को फिर इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया जाता है और समझाया भी जाता है। उसके बाद बात आती है पोस्ट मॉडर्निज्म की। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म में यहाँ पर बात बहुत सारे फिलोसफर्स की आती है और सिंथिया एलोई का काम जो था वो नारीवादी एक इंटरनेशनल संबंधों से प्रेरित कराना था नारीवाद को, क्योंकि उसका परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए लेखन के तरीके के लिए एक नए नक्शे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसको ये लगता था, जो फिलोसफर सिंथिया एलोई थे उनको ये लगता था कि इस चीज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये दुनिया में फैल सके। अगर हम कोई एक स्टेट में रहकर चीज़ करते हैं तो हम उसको पूरी दुनिया में क्या, इंडिया में भी नहीं फैला सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा उसको फैलने में। तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया और इन्होंने नारीवादी जो थे, ये नारीवाद पर्सपेक्टिव जो रखते थे, उसको एक इंटरनेशनल मुद्दे तक पहुंचाने की कोशिश करी। और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फॉर अ पोस्ट मॉडर्न एरा थी, ये क्रिस्टीन सिल्वेस्टर ने लिखी थी। इनका ये, इसमें इन्होंने ये बोला था, सबसे पहले नारीवादियों की पूरी भूमिका लिखी और फिर उसके बाद लिखा कि नारी जो है वो कर क्या सकती है। फिर उसके बाद वो बताया उसमें कि एक इंटरनेशनल मुद्दे पर इसको हम क्यों लाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखकर पोस्ट मॉडर्निज्म का जो उदय हुआ था वो इंटरनेशनल रिलेशंस बनने के बाद हुआ था। और नारीवादी रचनावादी ये मानते थे कि जैसे जेंडर के विचार ने वैश्विक राजनीति पर प्रभाव जमाया है, उसी तरीके से वैश्विक राजनीति के रूप में जेंडर के बारे में विचारों का आकार प्रकार किया है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये मानते हैं जैसे जेंडर के विचार ने एक सेक्स के बेस पे, मेल एंड फीमेल के बेस पे एक वैश्विक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका उन्होंने प्रभाव जमाया है, उसी तरीके से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसने अपने रूप में जेंडर के बारे में विचारों को एक आकार प्रदान किया है, एक उसको आकार दिया है, एक शेप बनाई है उसकी। उसके साथ साथ यहाँ पर एलिजाबेथ प्रगल एक नारीवादी रचनावादी हैं और इनकी जो पुस्तक थी द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर 1999 में आई थी। और आप बोलोगे कि मैम आपने तो इतने सारे फिलोसफर्स बताए बट आपने सबकी तो फोटो लगाई नहीं। लेकिन क्यों नहीं लगाई? देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से ये भी बताया गया था, इन्होंने इसमें दी ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जो लिखी थी अपनी पूरी पुस्तक की, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद लिखी थी। और इन्होंने ये क्यों लिखी थी? क्योंकि इसमें इन्होंने आगे के जो रिलेशंस बढ़ने थे नारीवाद के साथ उसको आगे बढ़ाया था, जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा बैठ गए थे दिमाग में कि हाँ, नारियों को भी एक तरीके से सम्मान देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, जस्टिस देनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका नेक्स्ट क्लास 23 Feb ट्यूसडे को होगी और आपकी सेकंड यूनिट रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट और फेमिनिज्म कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, अब पेपर में आपके बहुत कम टाइम रह गया है। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।